बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में एक तरफ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बात को सही सही जानने से कोई दिलचस्पी ही नहीं है कि उनको किसने बनाया है और वो किससे और कैसे बने हैं। वो दुनिया में खोए और मगन हैं। तो दूसरी तरफ दुनिया में बहुत से इंसान हैं जिनको सिर्फ इस बात में दिलचस्पी है कि वो कैसे और किन चीज़ों से बने हैं, किसने और क्यों बनाया है में उनको दिलचस्पी नहीं है। और दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ ये मालूम है कि उन्हें किसने बनाया है, मगर उन्हें इस इल्म में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है कि वो कैसे और किन चीज़ों से बने हैं। हम यहाँ पर कुछ इंसानी बनावट फितरत का इल्म हासिल करेंगे। हमारी एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस्मानी साख्त है। मसलन हमारा कान, ईयर, एक ख़ास शक्ल डिज़ाइन में टेढ़ा मेढ़ा मुड़ा हुआ है। ये ऐसा क्यों है? इस ख़ास बनावट की वजह से हम न सिर्फ आवाज़ सुनते हैं बल्कि ये भी जान लेते हैं कि आवाज़ ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं कहाँ से आ रही है। अगर ऐसा ना होता तो हमको ये जानने में कि साउंड कहाँ से आ रहा है बड़ी मुश्किल होती। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी न सिर्फ मुश्किल होती बल्कि अगर ये साख्त डिज़ाइन ना होती तो सिर्फ यही कमी ख़तरों, अंधेरों में सांपों, बिच्छुओं की वजह से हमारी मौत का बाइस बन जाती। किस डायरेक्शन में ख़तरा है और किस डायरेक्शन में हटना है फौरन ना जानने की सूरत में बड़ा नुकसान होता। हमें सिर्फ अपने कान की डिज़ाइन के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह कुछ एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी साख्त, मसलन हम अपनी परछाई पर जंप नहीं कर सकते या खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते वगैरह, हमारी ज़ात का हिस्सा है। इसी तरह बहुत सारी इंटरनल, अनफुसी, अंदरूनी या नफ्सियाती डिज़ाइंस हैं जिनमें कुछ चीज़ों का इल्म रखना हमारी अक़ली व फ़िक्री सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि इनका हमारे रवैये, नज़रिए, आमाल, फ़ैसलों, इंतख़ाबात, बिहेवियर्स, एक्शंस, चॉइसेस एंड जजमेंट्स पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसके लिए हमें अपने दिलो दिमाग, अपनी अक़्ल व फ़िक्र, जज्बात का सही और बेहतर इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। हमारे नफ्स, हमारे दिलो दिमाग में ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस, इमोशंस, फीलिंग्स, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एगोसेंट्रिक थिंकिंग, साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, फितरतों, जिबिल्लतों, ख्वाहिशों, जज्बों, झुकावों, अनानियत वगैरह की सूरत में बहुत सारे ट्रैप्स, फंदे, रुकावटें हैं जिनका जानना और उन पर काबू पाना, उन पर मास्टरी हासिल करना हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़हनी व फ़िक्री सलाहियतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए दो बहुत आसान सा टेस्ट लेते हैं जिसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपना जवाब फौरन नोट कर लें। पहला टेस्ट है, एक बैट और बॉल की टोटल कीमत 110 रुपये है। बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये ज़्यादा है, तो बॉल की क्या कीमत है? दूसरा सवाल है, एक तालाब में एक घास है जो रोज़ाना डबल फैलती है। अगर इस घास को पूरा तालाब कवर करने, पूरे तालाब में फैल जाने के लिए 48 डेज, 48 दिन लगते हैं, तो आधा तालाब कवर करने में कितना दिन लगेगा? उम्मीद है कि पहले सवाल में बॉल की कीमत का जवाब आपने 10 रुपये दिया होगा या ये जवाब आपके जहन में आया होगा, यानी 100 रुपये का बैट और 10 रुपये का बॉल। दूसरे सवाल में आधे तालाब को कवर करने में लगे वक्त का जवाब आपने दिया होगा 24 डेज,
24 दिन, या ये जवाब कम से कम आपके जहन में आया होगा। अगर आपने यही जवाब दिया है तो आपने अपने दिमाग का वो इस्तेमाल किया है जिसे कॉग्निटिव साइंटिस्ट सिस्टम 1 थिंकिंग का नाम देते हैं। अगर आपने अपने दिमाग का वो इस्तेमाल किया होता जिसे कॉग्निटिव साइंटिस्ट सिस्टम 2 थिंकिंग का नाम देते हैं, तो पहले सवाल का जवाब 5 रुपये होता और दूसरे सवाल का जवाब 47 डेज होता, 47 दिन, और यही सही जवाब है। इंसानी जहन पर रिसर्च करने वाले कॉग्निटिव साइंटिस्ट ने ये पाया कि इंसानों में 2 तरह की थिंकिंग पाई जाती है, यानी किसी मालूमात को हम इंसान 2 तरह से प्रोसेस करते हैं, एक सिस्टम 1 और इंट्यूटिव, दूसरा रिफ्लेक्टिव या सिस्टम 2। इन दोनों मोड ऑफ थिंकिंग तर्ज फिक्र को कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपने इब्न सफ़ी के नावलों को पढ़ा है तो आप इसे कैप्टन हमीद थिंकिंग और कर्नल फरीदी थिंकिंग का नाम दे सकते हैं। इल्मी दुनिया में ये दोनों तर्ज फिक्र मोड ऑफ थिंकिंग सिस्टम 1 और सिस्टम 2 थिंकिंग के नाम से जाने जाती हैं, इसलिए हम यहाँ यही टर्म इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों क्या हैं और इनमें क्या फ़र्क है को समझने के लिए आप उस वक्त को याद करिए जब आप साइकिल, बाइक या चलाना सीख रहे थे या गाड़ी चलाना सीख रहे थे। जब पहली बार आप साइकिल या गाड़ी पर बैठे तो आपको हर चीज़, पेडल, हैंडल, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, स्टीयरिंग, सबको याद रखने, इस्तेमाल करने वगैरह के लिए कितनी मेहनत, मशक्क़त, एफर्ट लगाना पड़ा था। आपके जहन पर इतना प्रेशर था कि आपको ये तक देखने का मौका नहीं था कि आपके सिर्फ 2 फीट आगे क्या है, आपका कपड़ा कहाँ जा रहा है, आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है। आपको ट्रेन करने वाला चिल्ला रहा था, आगे देखो, पेडल मारो, हैंडल सीधा करो वगैरह। अब जब आपने साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना सीख लिया है तो ये सारा काम आप कितनी आसानी से, बिना किसी मेहनत के, गैर शऊरी तौर पर, बिना कॉन्शियस एफर्ट के ऑटोमेटिक करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा दिमाग की इस काबिलियत की वजह से हुआ जिसको हमने सिस्टम 1 थिंकिंग का नाम दिया। दिमाग ने इन सारे स्टेप्स, एफर्ट को मेमोरी, याददाश्त, पैटर्न्स, एसोसिएशंस वगैरह से ऑटोमेटिक कर दिया। दिमाग ने मेंटल शॉर्टकट्स, रूल ऑफ थम्स, रूटीन बना लिए। अब इनका इस्तेमाल एफर्टलेसली और अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पर हम करते हैं। अगर ये सलाहियत दिमाग में ना होती तो हर बार साइकिल या गाड़ी चलाते वक्त हमें उतनी ही मेहनत और एनर्जी लगानी पड़ती जितनी शुरू में लगानी पड़ी थी, और ये हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के साथ होता। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात रहती। ये सिस्टम 1 थिंकिंग इंसानों की प्रोग्रेस, तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना सिविलाइजेशन जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह जाती। मगर रोज़मर्रा की ज़रूरियात, अमलों, फ़िक्रों वगैरह को ऑटोमेट, क्विक और एफर्टलेस बना लेने की वजह से इंसानियत अपना वक्त, एनर्जी, एफर्ट बचाकर उसे दूसरे कामों में लगाकर आगे बढ़ती है, तरक्की करती है। सिस्टम 1 थिंकिंग के इन्हीं पैटर्न्स, मेंटल शॉर्टकट्स, रूल्स, रूटीन्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, और हमारे अंदर बहुत सारी ह्यूरिस्टिक्स पाई जाती हैं जिनका फ़ायदा हम अपनी ज़िंदगी में उठाते हैं। मगर बदकिस्मती से ह्यूरिस्टिक्स हमें गलत नताइज और नुकसानात से भी दो चार कराती हैं। मसलन डिस्टेंस को जज करने के लिए, दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए दिमाग एक ह्यूरिस्टिक्स या रूल ऑफ थंब या शॉर्टकट पर रिलाई करता है जिसमें क्लैरिटी को प्रॉक्सिमिटी से इक्वेट किया जाता है, यानी जो चीज़ जितनी साफ नज़र आती है वो उतनी ही करीब है और जो चीज़ धुंधली है वो दूर है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम हालात में ये ह्यूरिस्टिक्स शॉर्टकट हमारे लिए बहुत मुफीद है। हम सिर्फ अपनी आँख और दिमाग का इस्तेमाल करके दूरी का अंदाज़ा कर लेते हैं, खिलाड़ी बॉल कैच कर लेते हैं, ड्राइवर सही वक्त पर स्पीड एडजस्ट कर लेते हैं, पायलट जहाज़ सही जगह पर लैंड कर लेते हैं वगैरह। मगर अगर मिसाल के तौर पर कोहरा हो, फॉग हो
तो इस ह्यूरिस्टिक पर भरोसा करना ड्राइवरों के लिए नुकसानदेह साबित होगा और पायलट्स के लिए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब इस सूरत में किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत होगी, दूसरे सिस्टम की ज़रूरत होगी। हमारी इस मिसाल में पायलट्स को दूरी का अंदाज़ा करने के लिए किसी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, किसी साइंटिफिक टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा मेहनत, एफर्ट और एनर्जी खर्च कराएगा। या दूसरी मिसाल, जिन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं होती, तो वहाँ हम एक्सपेंसिव, महंगे को बेहतर गुड से इक्वेट करते हैं, यानी जो चीज़ जितनी महंगी होती है उसको बेहतर समझते हैं। यहाँ सिस्टम 1 जल्दी से सिर्फ कीमत, प्राइस की बुनियाद पर हमें बताता है कि हमें उस चीज़ के बारे में जो भी जानना था जान लिया। अब हमारे इस झुकाव का इस्तेमाल कोई हमें धोखा देने के लिए भी कर सकता है। इसकी मिसालें बहुत हैं। एंटीक्स वगैरह में या दूसरे मुल्कों में आए टूरिस्ट को अक्सर इससे धोखा दिया जाता है और फालतू सामान की भारी कीमत बताकर उन्हें बेच दिया जाता है। सिस्टम 1 थिंकिंग बहुत आसान, ऑटोमेटिक और किफ़ायती होती है। इससे होने वाले काम बड़ी आसानी से बिना ज़्यादा ज़हनी मेहनत और एनर्जी खर्च किए हो जाते हैं। हम अपने रोज़मर्रा के बहुत सारे काम और फैसले इसी सिस्टम 1 का इस्तेमाल करके करते हैं। मसलन ड्राइविंग करना, दांत साफ करना, आसान सवालों मसलन एक पेन की कीमत 5 रुपए है तो 1 दर्जन पेन की क्या कीमत होगी का जवाब देना वगैरह। या हम में से बहुत सौ का नमाज पढ़ना, इसमें हम बिना कॉन्शसली ध्यान दिए गैर शऊरी तौर पर सारा काम कर लेते हैं। सिस्टम 1 थिंकिंग न सिर्फ ऑटोमेटिक होती है बल्कि ये स्विच ऑफ भी नहीं होती। मसलन मैं एक नामुकम्मल जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर आपके बस में हो तो इसके आगे का जुमला पूरा मत करिएगा, ट्राई करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अगर आप मुस्लिम हैं और अरबी जानते हैं तो आपके बस में नहीं है कि आप रहमान के बाद आगे का लफ्ज़ ना सोच सकें। ये सिस्टम 1 ऑटोमेटिक अगला लफ्ज़ आपको बता देगा। सिस्टम 1 थिंकिंग बहुत मुफीद और ज़रूरी है, मगर इसके इस्तेमाल में बहुत सारी गलतियां, नुकसानात होने के चांसेस भी हैं। सिस्टम 1 गल्लिबल है और ये हर चीज़ को यकीन करने की तरफ झुकाव रखता है। इसलिए इस सिस्टम की पूरी मैकेनिज्म, इसके सारे रूल्स, हेउरिस्टिक्स एंड बायसेस का जानना और उनसे होने वाली गलतियों से अपना बचाव करना सीखना बहुत मुफीद साबित होगा। इसके बरखिलाफ सिस्टम 2 थिंकिंग बहुत स्लो और लेज़ी होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे मेहनत करके इस्तेमाल में लाना होता है। इसके लिए अपना ध्यान फोकस करना होता है। ये लॉजिकल स्टेप्स में धीरे धीरे काम करता है और इसको करने में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। इस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए किसी से कोई थोड़ा कठिन सवाल, मसलन 28 को 26 से ज़रब देने, मल्टीप्लाई करने को कहिए, तो वो अगर इसे सॉल्व करने, हल करने में लग जाए तो आप देखेंगे कि अगर वो वॉक कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो रुक जाता है या एकदम धीरा हो जाता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब देने में बहुत ध्यान और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस सिस्टम 2 को सुस्त, लेज़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी मेहनत और मशक्क़त से ख़ुद को बचाने के लिए ये सिस्टम अपने आप काम पर लगता ही नहीं, इसे ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना पड़ता है। हमारा 1 दर्जन पेन की कीमत वाला सवाल तो आपने फ़ौरन हल कर दिया होगा, मगर ये सिस्टम 2 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल आपने शायद ट्राई भी नहीं किया होगा। तदब्बुर, तफक्कुर, इज्तिहाद, तहकीक, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ कंट्रोल, डाउट, प्लानिंग, लॉजिकल एनालिसिस, तज्जिया वगैरह इसी सिस्टम 2 के इस्तेमाल के ज़रिए होती हैं, जिनको इंशाअल्लाह हम आगे सीखेंगे। यहाँ हमारा फोकस सिस्टम 1 थिंकिंग की ह्यूरिस्टिक्स और उसमें होने वाली
सिस्टेमिक एरर्स मुनज़्ज़म गलतियों कॉग्निटिव बायसेस को जानने और सीखने पर है। सिस्टम 2 थिंकिंग तदब्बुर तफक्कुर इज्तिहाद रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग में लगने वाले वक्त, मेहनत, एफर्ट और एनर्जी की वजह से हम इंसान बाय डिफ़ॉल्ट इसका इस्तेमाल नहीं करते और हमेशा सिस्टम 1 थिंकिंग का सहारा लेते हैं, वहाँ भी जहाँ नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से खुद सिस्टम 1 में जो कमियाँ, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस हैं, उनसे भी नुकसानात उठाते हैं और सिस्टम 2 की जगह सिस्टम 1 इस्तेमाल करने से जो नुकसानात होते हैं वो अलग। इनकी वजह से गलती, अफरा तफरी, तनाज़ा, कॉन्फ्लिक्ट, एरर और कंफ्यूजन पैदा होता है और बढ़ता है। इसकी एक मिसाल हम देख सकते हैं। कुरान मजीद में मुसलमानों को एक हिदायत की गई है कि आपस में कर्ज के लेन देन को लिख लिया करें और उस पर गवाह भी बना लिया करें, क्योंकि ये एक मजबूत सबूत का दर्जा रखते हैं और इससे बाद में किसी डाउट वगैरह की गुंजाइश नहीं बचेगी। यहाँ 2 मर्दों को गवाह बनाने की हिदायत की गई है, मगर अगर 2 मर्द अवेलेबल ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को गवाह बनाया जा सकता है। अब इस 1 मर्द की जगह 2 औरतों की गवाही को लोगों ने, यहाँ तक कि खुद मुसलमानों ने ये इंटरप्रेट किया कि 1 औरत की गवाही 1 मर्द की गवाही की आधी होती है, आधा वजन रखती है। और जब बहुत से लोगों ने इस इनइक्वालिटी पर एतराज़ उठाया तो बहुत से मुस्लिम उलमा ने इसका ये जवाब दिया कि ये कानून औरतों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इस्लाम औरतों की भलाई के लिए उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने की दिक्कत, मुसीबत और उलझन से बचाने के लिए ऐसा किया है। इस आयत का ये इंटरप्रिटेशन और ये मसलहत कि इस्लाम औरतों को परेशानी और उलझन से बचाना चाहता है, बिल्कुल गलत और सिर्फ सिस्टम 1 थिंकिंग का नतीजा है। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की उलझन और मुसीबत की वजह से ऐसा है तो इस्लाम ने तो दरअसल उलमा की बताई गई मसलहत के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम किया है। अगर इस्लाम 2 मर्द या 1 मर्द और 1 औरत की गवाही का कानून रखता तो सिर्फ 1 औरत ही कोर्ट कचहरी का धक्का खाना पड़ता। 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही का कानून बनाकर तो अब सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर 2 औरतों को कोर्ट जाना पड़ेगा। यहाँ अब 2 औरतें परेशान हो रही हैं। तो दरअसल ये परेशानी में इजाफा है, ना कि कमी। दूसरे कुरान ने खुद इस कानून की मसलहत बताई है, तो उसको नज़रअंदाज करके अपनी समझ की मसलहत बताने के बजाय कुरान की दी गई मसलहत को समझने, समझाने, एक्सप्लेन करने की कोशिश होनी चाहिए। तीसरे, ये कानून हमारे लिए शर्मिंदगी या अपोलोजेटिक बनने का बायस नहीं बनना चाहिए, ये फ़ख्र का मकाम है। इस्लाम ने औरत की गवाही को एक्सेप्ट करना तब शुरू किया जब दुनिया की दूसरी कौमों में औरतों को जानवर के बराबर समझा जाता था, उनका कोई मकाम नहीं था। इस्लाम ने उन्हें हैसियत दी, शख्सियत दी। ये दरअसल कोर्ट कचहरी का मसला नहीं है, और ये समझना कि एक अकेली औरत कोर्ट में घबराएगी तो ये औरत की शख्सियत पर इंसल्ट है। और अगर ऐसा वाकई है तो ये हमारे माशरे की कमी है कि औरत के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली तालीम तरबियत की कमी है। वरना सच की गवाही देने में क्या घबराना। वकील की जिरह से झूठ बोलने वाला घबराए, सच बोलने वाला सच की गवाही दे और अपने घर जाए। रहा इंटरप्रिटेशन, तो इस आयत से क्या ये नज़रिया निकलता है कि औरत की गवाही मर्द की गवाही की आधी होती है? सबसे पहले तो गवाही का आधा होना एक बेमाना लफ्ज़ है। गवाही हमेशा पूरी होती है। ये झूठ या सच, कमज़ोर या मजबूत हो सकती है, मगर हमेशा पूरी होती है। किसी ने गवाही दे दी तो गवाही दे दी, कोई आधी या चौथाई गवाही नहीं दे सकता। 10 लोगों ने एक हादसा देखा और 10 ने अपने घर जाकर इस वाक़े की शहादत दी, तो ये 10वां हिस्सा नहीं थी, पूरी गवाही थी। अगर 10 ने इस हादसा की शहादत दी तो ये शहादत मुकम्मल होकर एक नहीं बनी, बल्कि ये सिर्फ और मजबूत, ज़्यादा काबिल एतमाद शहादत बनी।
एनीवे ये तो सेमेंटिक है। ये नतीजा खुद कुरान के दूसरे मकाम और रीजनिंग से भी नहीं निकलता। दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के गवाह बनाने की हिदायत इस एक ख़ास सिचुएशन जिसमें इन्वॉल्व पार्टीज के पास गवाह चुनने का ऑप्शन मौजूद है। कोई ऐसा वाक़या जहां गवाहों का चुनना या मौजूद होना या न होना आपके अख्तियार में नहीं है, वहां ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा। मसलन आप शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे हो और रास्ते में कोई गन पॉइंट पर आपका पैसा छीन ले, यूपी में ऐसा होता है, तो अब यहाँ सिर्फ आप ही की गवाही काफ़ी होगी। अब आपको दो मर्द या एक मर्द और दो औरत लाने की ज़रूरत नहीं है, या इस वाक़े को सिर्फ एक मर्द ने या सिर्फ एक औरत ने देखा हो तो यहाँ सिर्फ उसी एक मर्द या एक औरत की गवाही ही काफ़ी होगी। कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपका पैसा नहीं छीना गया है क्योंकि इसका कोई दूसरा गवाह नहीं है, या एक ही मर्द गवाह है या एक ही औरत गवाह है, इसलिए केस डिसमिस। ये आयत न सिर्फ एक ख़ास सिचुएशन हालात के लिए ही है बल्कि ये ख़ास वाक़े यानी पैसे के लेन देन के लिए है। इस आयत का मकसद ये कानून देना नहीं है कि दो औरतों की गवाही मिलकर एक मर्द की गवाही के बराबर होती है, क्योंकि कुरान ही में दूसरी जगह पर शौहर और बीवी की गवाही बिल्कुल बराबर का दर्जा रखती है। अगर शौहर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाए और गवाही दे तो अकेली बीवी अपनी बेगुनाही की गवाही दे सकती है। अगर किसी सिचुएशन में कितने मर्द या कितनी औरत की गवाही की ज़रूरत की आयत से मर्दों और औरतों की गवाही का वज़न नापा जाने लगे तो कुरान की इस आयत से एक औरत की गवाही चार मर्दों की गवाही के बराबर वज़न रखती है। यहाँ एक मासूम औरत पर इल्ज़ाम लगाने वाले मर्द को चार गवाह और लाने पड़ेंगे, जबकि औरत अकेले अपने मासूम होने की गवाही देगी। इस्लाम की मुखालफत करने वाले अगर कुरानी आयत का गलत मतलब निकालें तो बात समझ में भी आती है। इन बेचारों के पास इस्लाम का इल्म नहीं है और गुस्से और नफ़रत ने इनके जज्बे ने इनकी अक्ल को अंधा कर रखा है। मगर मुसलमानों को इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो औरतों की गवाही मर्द की गवाही की आदी होती है। क्या कानून था? पता नहीं अभी भी है कि ख़त्म हो गया। जिस वक्त ये आयत उतरी थी उस वक्त खुद औरतों और माशरे के हालात ऐसे थे कि किसी औरत का किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को भूल जाना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। उस वक्त औरतें बिजनेस वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी और माशरे के हालात ऐसे थे कि आज जो काम हम 5 मिनट में करके फारिग हो जाते हैं वही काम उस वक्त घंटों में होता रहा होगा। आज गैस जलाकर फटाफट खाना बन जाता है, उस वक्त कई घंटे लगते रहे होंगे। आज नल खोलकर फ़ौरन पानी की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, उस वक्त नहाने धोने वगैरह में आधा दिन लग जाता रहा होगा। आज लोग पंखे एसी में रात भर सोकर फ्रेश उठते हैं, उस वक्त खासकर बच्चों के साथ लेकर सोने और जागने की सिचुएशन का हम शायद अंदाज़ा भी ना कर सकें। आज सबके पास कलम और डायरी है कि जो चाह नोट करके रख दिया, ज़रूरत पड़ने पर देख लिया और मेमोरी रिफ्रेश कर लिया। इन सारे मसरूफियात, स्ट्रेस और हालात के पेश नज़र ये कानून बहुत प्रैक्टिकल था। आज तो हम ये ज़रूरत शायद सारा ट्रांजैक्शन एक वीडियो में रिकॉर्ड करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अहमियत के पेश नज़र ये हिदायत बहुत प्रैक्टिकल है। यहाँ नुक्ता किसी की गवाही कम या ज़्यादा होने का मसला नहीं है। आपस के मामलात में एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पूरा एतमाद होता है। किसी गवाह की ज़रूरत ही ना होती, एक दूसरे की ज़बान काफ़ी होती। मगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अहमियत की वजह से और इसमें होने वाली प्रॉब्लम से बड़ी परेशानियां पैदा होने जिनसे हम सभी वाकिफ़ हैं, से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। प्लस मर्द औरत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में अलग अलग ट्रीटमेंट की साइंटिफिक बुनियाद भी है। अगर किसी को लगता है कि उसे इस्लाम की हिदायत को किसी इंसान के सामने जस्टिफाई करना है तो वो उसकी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अपनी राय से किसी आयत का वो मतलब समझना या निकालना जो उससे निकलता ही नहीं, ये ख़तरनाक आदत है। यहाँ एक काम के सिलसिले में मर्द और औरत का नंबर अलग अलग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ दोनों में कंपैरिजन भी हो रहा है।
या यहाँ आपस के लेन देन में गवाह बनाने की बात कही जा रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है कि आपस में एक दूसरे पर भरोसा एतमाद न करें। यहाँ पर एक ज़ाती मामले को कैसे हैंडल करें कि उसके नतायज बेहतर निकलें की हिदायत दी जा रही है। किसी सिचुएशन में एक चीज़ के लिए अगर अलग अलग तरीके या सॉल्यूशंस की बात कही जा रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ उन दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन किया जा रहा है। बैल भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं और एक बकरी की कुर्बानी में 1 हिस्सा, तो इससे ये इस्तेंबात ना कर लें कि एक भैंस की जान 7 बकरों के बराबर होती है या 7 बकरों की कीमत 1 बैल के बराबर होती है। अगर ट्रेन में बिना टिकट सफ़र करने की सज़ा 1 साल कैद या 5,000 रुपये जुर्माना है, तो यहाँ इससे ये भी नतीजा ना निकाल लें कि पिनल कोड में 5,000 रुपया 1 साल की कैद के बराबर होता है और कोई मनी लॉन्ड्रिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग में 10 साल की सज़ा पाने वाला 50,000 रुपये फ़ाइन देकर अपने घर जा सकता है। इस्लामी शरीयत इंसानों की भलाई और आसानी के लिए बनी है। लोगों के हालात के पेश नज़र इस्लाम ने एक ही चीज़ के लिए अलग अलग अहकामात दिए हैं। मसलन ग़ुलाम औरतों की तालीम और तरबियत की कमी की वजह से और उनके हालात की वजह से उनको कोई गलती कर जाने पर आज़ाद औरतों जितनी सज़ा देना ठीक नहीं, या पर्दे का एहतमाम बूढ़ी औरतों के लिए दूसरा है। शरीयत का ऑब्जेक्टिव लोगों का बोझ कम करना है, लोगों के लिए ज़िंदगी आसान बनाना है। सिस्टम 2 में लगने वाली मेहनत, मशक्क़त और एनर्जी से ख़ुद को बचाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हर सिचुएशन में सिस्टम 1 थिंकिंग जंप कर जाता है। अब अगर सिचुएशन उसके दायरे की नहीं होती तब भी ये कोई जवाब, कोई हल पेश करके केस क्लोज कर देता है। सिस्टम 2 को किक इन करने, दखल अंदाजी करने का मौका नहीं देता। सिस्टम 2 के इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना महसूस होने की सूरत में हम भी उसका इस्तेमाल नहीं करते और सिस्टम 1 के जवाबात, हल को ही सही या बेहतर समझ लेते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। सिस्टम 1 थिंकिंग हमारी दुश्मन नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें या छोड़ दें। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें इससे बहुत से फ़वायद हासिल होते हैं। हमारे लिए बेहतर तरीका ये है कि हम इन सिचुएशंस को पहचानना सीख लें जहां सिस्टम 1 थिंकिंग नाकाफ़ी है या गलती कर जाती है या सफिशिएंट नहीं होती, और फिर उन हालात का सामना पड़ने पर उन गलतियों, ट्रैप्स, फंदों से अपनी हिफाजत कर लें। मसलन हमारी बैट एंड बॉल वाली मिसाल में हमने जैसे ही उसको सुना ऑटोमेटिक सिस्टम 1 थिंकिंग स्टार्ट हो गई और दिमाग ने जल्दी ही रिस्पॉन्स दिया कि बैट की कीमत 100 रुपये और बॉल की कीमत 10 रुपये। इस तरह दोनों मिलकर 110 रुपये हो गए। अब जिन लोगों ने सिस्टम 1 के इस जवाब को काफ़ी समझ लिया, उन्होंने यही जवाब दे दिया और सिस्टम 2 के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। अगर सिस्टम 2 को इंगेज करते तो देखते कि सवाल में कहा जा रहा है कि बैट की कीमत बॉल की कीमत से 100 रुपये ज़्यादा है, यानी बैट और बॉल की कीमत में 100 रुपये का फ़र्क है। अब अगर बॉल 10 रुपये का होगा तो बैट 110 रुपये का हो जाएगा और फिर दोनों की टोटल कीमत 120 रुपये हो जाएगी। अगर बॉल की कीमत 5 रुपये हो, बैट की कीमत 105 रुपये होगी और इस तरह दोनों की टोटल कीमत 110 रुपये ही होगी और बैट की कीमत बॉल की कीमत से 100 रुपये ज़्यादा भी हो जाएगी। इसी तरह दूसरे सवाल में घास एक दिन में डबल फैलती है, तो अगर 48 डेज में पूरे तालाब में घास फैल गई थी तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक दिन पहले आधा तालाब घास से ढका था, यानी 47 डे तालाब आधा ढका था। अगले 48 डेज में तालाब घास से पूरा कवर हो गया। ये तो कॉग्निटिव रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह ने टेस्ट तैयार किया है जो कि मैथ से ताल्लुक़ रखता है।
मगर इसी तरह की गलतियां आम जिंदगी में आम हालात में पेश आती है। अच्छा, अगर आपने इन सवालात का गलत जवाब दिया था तो ये कोई शर्माने या शर्मिंदा होने की बात नहीं है। आपने सिर्फ अपने सिस्टम 1 का इस्तेमाल किया था और सिस्टम 2 का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए नतीजा गलत निकला। हम आप तो तालिब इल्म हैं। न्यूटन जैसे जीनियस तक अपने को जहालत से नहीं बचा पाए। उसने बाइबल से पता नहीं कौन कौन सी तारीख इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क़यामत कब आएगी को कैलकुलेट किया था। कभी आपने टीवी पर किसी सैटेलाइट या रॉकेट के लॉन्च का मंजर देखा है, जब वो रॉकेट ऊपर जाते हुए रास्ते में ही जवाब दे जाती है? ये दर्जनों साइंटिस्ट और सैकड़ों इंजीनियरों की किसी गलती का नतीजा होती है, और ये गलती करोड़ों रुपए की गलती होती है। 1998 में नासा ने एक मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर लॉन्च किया, जिसका मकसद मार्स के माहौल क्लाइमेट को स्टडी करना था। इस प्रोग्राम की प्लानिंग के वक्त साइंटिस्ट ने एक छोटा सा सवाल करना भूल गए कि नंबर्स की मालूमात जो ये ऑर्बिटर देगा वो सेंटीमीटर में होगा या इंच में। ऑर्बिटर में लगे एक सॉफ्टवेयर ने डेटा मालूमात दिया इंच में और दूसरे सॉफ्टवेयर ने उसे समझा सेंटीमीटर में। मार्स के एटमॉस्फेयर में जाकर यह ऑर्बिटर क्रैश हो गया। 200 मिलियन का नुकसान सिर्फ एक सवाल के न पूछने पर हो गया। गलती को मातम करने और सर पीटने का नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का जरिया बनाएं। उसको सुधारने का इक़दाम करें। ये कामयाबी का हिस्सा है। गलती ना करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ ना करें तो आपसे कोई गलती ही नहीं होगी। जो कुछ करता है वही गलती भी करेगा, बस बार बार एक ही गलती ना करें। इस पूरे सीरीज में अब तक जो भी डिस्कस हुआ है या आगे इंशाअल्लाह होने वाला है वो एक प्रोसेस है। तज़किया पूरा एक प्रोसेस है और इल्म हासिल करना पूरा एक प्रोसेस है। एक ही दिन में या एक ही बार पढ़ने या जानने से हर गलती से छुटकारा, हर बुराई से तज़किया नहीं हो जाता। सबसे पहले तो उसको पहचानना, सीखना कि क्या गलती हो गई, ये भी कामयाबी है। फिर उस गलती का इलाज करना अगला कदम है और धीरे धीरे ये 100% तक पहुंचेगा। शुरुआत सिर्फ कुछ ही गलतियों के सुधारने से करें तो भी चलेगा, बस कोशिश ये हो कि वक्त के साथ तज़किया में इजाफा हो। हमारे अंदर मौजूद इन बायसेस, झुकावों, ह्यूरिस्टिक्स, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस का इल्म रखने वाले मार्केटर्स, एडवर्टाइजर्स, लीडर्स और दूसरे कायल करने वाले इनका इस्तेमाल करके हमारे फैसलों, इंतखाबों, अकायद व अमाल पर असरअंदाज हो जाते हैं। इसलिए इन सब का इल्म रखना हमारी अपनी बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए इन पर नज़र डालते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अपनी जहनी व अक़ली झुकावों, ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस में सबसे पहले याददाश्त के झुकावों पर नज़र डालते हैं। हमारे जहन की एक ख़ासियत यह है कि किसी चीज़ के, किसी वाक़े के होने की फ्रीक्वेंसी, कसरत और प्रोबेबिलिटी, करीना, एहतिमाल या अहमियत का अंदाज़ा सबूतों, डेटा एंड फैक्ट्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि याददाश्त की बुनियाद पर करते हैं, जो कि ज़्यादा काबिल एतमाद तरीका नहीं है और अक्सर इससे हम गलत नताइज पर पहुंचते हैं और गलत इंतखाबात करते हैं। याददाश्त में जो बात जितनी आसानी से याद आ जाती है उसका इस्तेमाल करते हैं। अपने किसी अमल या फैसले के लिए वो मालूमात, इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं जो जहन में किसी ख़ास वक्त में आसानी से मौजूद होती है। इस झुकाव को अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है, यानी जो चीज़ दिमाग में अवेलेबल है। याददाश्त की सिफत ये है कि जो चीज़, जो वाक़या बहुत शिद्दत वाला, विविड या ड्रामेटिक या बहुत रिसेंट, हालिया होता है, वो जहन में जल्दी याद आ जाता है
और हमारे फैसलों, फिक्रों, अमलों पर असरअंदाज हो जाता है। मगर अक्सर ये विविड या रिसेंट हालिया वाक़े ज़्यादा फ्रीक्वेंट या रिप्रेजेंटेटिव, हकीकत के करीब, असलियत के नुमाइंदे नहीं होते। मसलन कोई वाक़या जो हकीकतन बहुत फ्रीक्वेंट, प्रोबेबल या इम्पॉर्टेंट नहीं होता, मगर बहुत विविड या मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा की वजह से हमारे जहन पर छाया होता है, तो हम उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं और उसके मुताबिक अपना रवैया, अपनी फ़िक्र और अपने अमल को शेप देते हैं। और कोई वाक़या जो हकीकतन बहुत फ्रीक्वेंट, प्रोबेबल या इम्पॉर्टेंट, हमारी ज़िंदगी के लिए अहम होता है, उसको कम अहमियत देते हैं या सिरे से नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो मीडिया में नहीं छाया रहता या बहुत विविड नहीं रहता। इस बायस की वजह से हम गैर ज़रूरी चीज़ों पर ज़्यादा वक्त, पैसा, एनर्जी खर्च कर देते हैं और ज़रूरी और अहम चीज़ों पर कम वक्त, पैसा या एनर्जी खर्च करते हैं। इसकी कुछ मिसालें आपके सामने हैं। मसलन जहाज़ का एक्सीडेंट जब होता है तो ये बहुत विविड होता है और मीडिया में इसका चर्चा बहुत होता है। दूसरी तरफ कार या बाइक एक्सीडेंट थोड़ा कम विविड होता है और इसका कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होता। इसकी वजह से हम उमूमन जहाज़ के एक्सीडेंट से ज़्यादा डरते हैं और कार या बाइक के एक्सीडेंट से नहीं। हालांकि हकीकतन हमारा कार या बाइक से एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस है और जहाज़ के एक्सीडेंट से बहुत ही कम। जहाज़ का एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होता, मगर अगर हाल ही में जहाज़ का एक्सीडेंट हुआ होता है तो लोग जहाज़ में सफ़र करने से ज़्यादा डरते हैं। ये गलती ज़्यादा नुकसानदेह तो नहीं, मगर है एक फिक्री गलती। अगर किसी की फैमिली में कोई कैंसर से मरा हो तो उस फैमिली के लोग तंबाकू नोशी को बहुत ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं, और जिस फैमिली में कभी किसी को कैंसर ना हुआ हो तो उस फैमिली के लोग स्मोकिंग को कम ख़तरनाक या ख़तरनाक ही नहीं समझते। इस बायस की वजह से मगर बड़े नुकसानात भी हो जाते हैं। मसलन कोई कौम या मुल्क अपना बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फाइनेंशियल रिसोर्स किसी छोटे, कम फ्रीक्वेंट या प्रोबेबल नुकसान को ख़त्म करने में लगा देते हैं और दूसरे अहम मसाइल, अहम ज़रूरियात, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर कम बजट एलोकेट करते हैं या अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत विविड, ड्रामेटिक या मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहते और लोगों की याददाश्त पर गहरा असर नहीं छोड़ते। मसलन टेररिस्ट थ्रेट, जो कि एक रियल प्रॉब्लम है, और जब ये अटैक होते हैं तो ये बहुत विविड, ड्रामेटिक और मीडिया पर छाए हुए होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक या गवर्नमेंट इसको डिसप्रोपोर्शनेट, गैर मुतनासिब अहमियत देते हैं और प्रोटेक्टिव एक्शंस, हिफाजती इक़दामात लेने में गैर ज़रूरी हदों से गुजर जाते हैं। खुद अपने ही शहरियों के हुकूक इंसानी छीन लेते हैं, इम्तियाजी सलूक करते हैं, बिना जुर्म के टॉर्चर करते हैं, जेलों में कैद करते हैं वगैरह। टेररिस्ट थ्रेट की फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वज़न देते हैं और दूसरे इस ख़तरे से भी ज़्यादा नुकसानदा इशूज़ को नज़रअंदाज करके सारा पैसा, वक्त, एनर्जी और रिसोर्सेज वॉर ऑन टेरर में झोंक देते हैं। टेररिस्ट अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और उसमें होने वाली अमवात दूसरे बहुत से नुकसानदा इवेंट्स मसलन रोड एक्सीडेंट, शराब, ड्रग्स, एड्स, टोबैको, कैंसर, मेलन्यूट्रिशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डायबिटीज़, डायरिया, मलेरिया, मेडिकल माल प्रैक्टिस वगैरह में होने वाली अमवात से बहुत कम है। इन सब से सालाना अमवात मिलियंस, दसियों लाख में जाती है, जबकि टेररिज्म में सालाना अमवात सिर्फ 2-4 हज़ार ही होती हैं। इन सब पर अगर हुकूमत ज़्यादा तवज्जो दे और इन पर भी ज़रूरी और मुनासिब बजट और इक़दामात उठाए तो पब्लिक और मुल्क का ज़्यादा भला हो। मगर ये सारे इशूज़ इंसानी याददाश्त पर इतना गहरा असर नहीं छोड़ते जितना टेररिस्ट अटैक। तो गवर्नमेंट और आम पब्लिक भी सिर्फ इसी तरह के इशूज़ पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखते हैं और अक्सर डिसप्रोपोर्शनेट
रिसोर्स अलोकेशन, वसाइल का गैर मुतनासिब बंटवारा करने के अलावा अपनी इंसानियत और अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जमहूरी इक़दार, अपनी सोशल वैल्यूज़ या नेबरली ऑब्लिगेशंस, हमसायगी की जिम्मेदारियों को भी भूल जाते हैं और वहशियाना ड्रैकोनियन कवानीन बनाते हैं, मासूमों को सस्पेक्ट करते हैं, इनह्यूमन ट्रीटमेंट देते हैं, गैर इंसानी सलूक करते हैं, एथनिक और रिलीजियस प्रोफाइलिंग करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। मुस्लिम गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स को अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स का अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसके नताइज न सिर्फ दुनिया में बेवकूफ़ी और जुल्म की सूरत में निकलते हैं, बल्कि उन्हें आखिरत में भी जवाब देने को याद रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ के मेंबर्स को भी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स का अच्छी तरह इल्म होना चाहिए, क्योंकि इसका इल्म ना रखने की वजह से अनजाने में या चालाक पॉलिटिशियंस के झांसे में आकर गैर ज़रूरी पॉलिसीज़ इश्यूज़ को अहम और ज़रूरी समझ बैठेंगे और सपोर्ट करेंगे, और अहम और ज़रूरी पॉलिसीज़ इश्यूज़ को नज़रअंदाज कर बैठेंगे। अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं और अपने सिटीजन्स का वाकई भला चाहते हैं तो इस अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स से अपनी हिफाजत करें, वरना आप फ़ायदा किसी को नहीं पहुंचा पाएंगे, सिर्फ लोगों को नुकसान, तकलीफ़ और जुल्म सितम से दोचार करेंगे। और इंडियन मुस्लिम्स इसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम वसाइल हैं। उनको सही जगह सही तनासुब से इस्तेमाल ना किया तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स से मिलते जुलते दूसरे झुकाव भी हैं जिनका जानना फ़ायदेमंद है। मसलन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, किसी कंपनी, किसी IPO जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, न्यूज़ में होता है, उसको बिना ढंग से समझे फाइनेंशियल या प्रॉफिट एंड लॉस या कॉरपोरेट गवर्नेंस वगैरह का इल्म हासिल किए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अक्सर नुकसान उठाते हैं। यह लोग अक्सर अपने ज़ाती तजर्बे को स्टैटिस्टिक्स, डेटा, रिसर्च वगैरह से ज़्यादा वज़न देते हैं। अपने जानने वालों में से किसी को भी सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होते देखा तो सिगरेट को ख़तरनाक नहीं समझते और स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान नहीं देते, या किसी इलाज से खुद या किसी जानने वाले के सेहतयाब होने के एनेक्डोट पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और रिसर्च वगैरह पर जो इस इलाज को काबिल एतमाद नहीं पाती उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, मसलन होम्योपैथी। या इसी तरह किसी एक्सपोज़र की वजह से जो चीज़ें फेमिलियर होती हैं उनको सिर्फ शनासाई, फेमिलियरिटी की वजह से प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, और उन चीज़ों, उन खुसूसियात, सिफ़ात को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनका देखना ज़रूरी था। इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देखने में आई। अमेरिका में एक पॉलिटिशियन जिसका नाम जॉन एडम था, एक इलेक्शन में जीत गया। उसने कोई कैंपेन नहीं की, कुछ भी कैंपेन नहीं की थी, लेकिन जॉन एडम एक ऐसा नाम है जो बहुत फेमस है, हिस्टोरिकल नाम है। तो वोट देने वाले पब्लिक सिर्फ नाम की बुनियाद पर उनको लगा कि ये तो जाना पहचाना नाम है, उसको वोट दिया और वो जीत गया। या इसी तरह कोई हालिया रिसेंट तजर्बा हुआ हो तो उसका असर पिछले तजर्बों से ज़्यादा होता है। इसको रिसेंसी इफ़ेक्ट का नाम दिया जाता है और इसका असर हमारे ख्यालात और हमारे फैसलों पर होता है। मसलन हमारे किसी इंतखाब, किसी फ़ैसले पर असरअंदाज होने के लिए कोई सबसे आखिर में कोई एक अच्छा या हमारा पसंदीदा काम कर दे तो हम इस पूरे वक़ूआ इवेंट को अच्छा या पसंदीदा पाते हैं। या इसका उल्टा, मसलन अमेरिका की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अब इसकी वजह से मुसलमान अमेरिका के एकदम मुखालिफ हैं, मगर पास्ट में अमेरिका ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम भी किए थे। मसलन अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ादी में और चेचनिया में रसिया के ख़िलाफ़ मुसलमानों की मदद करना वगैरह।
हम मुसलमान उम्मत वसत हैं, हमारा बैलेंस्ड रहना चाहिए। जो जहाँ गलत है उससे गलत कहें, मगर जहाँ सही है उसको ना भूल जाएं। अमेरिका दरअसल बौखला गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका सुपर पावर बनकर उभरा और पूरी दुनिया पर असरअंदाज होने लगा, मगर ये ताकत अब खत्म होने लगी। एक तरफ तो दूसरी बड़ी ताकतें मसलन चाइना और रशिया वगैरह उभरने लगी, तो दूसरी तरफ अमेरिका के मुखालफत के बावजूद दुनिया में बहुत सारे आलमी सतह के पॉलिसी प्रोग्राम वजूद में आने लगे। मसलन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का वजूद, या क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें अमेरिका ने हिस्सा लेने से इनकार किया था, या इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर टेस्ट करना वगैरह, या अमेरिका का फ़िलिस्तीन इसराइल का मसला ना हल कर पाना वगैरह, अमेरिका की ताकत और असर के कम होने की तरफ इशारा करने लगा। तो वो अपनी ताकत और असर दिखाने के लिए कोई ज़रिया ढूंढने लगा। और पिछले कुछ डिकेड से दुनिया में सिर्फ मुसलमान अपने को कमज़ोर बनाने की और आप बैल मुझे मार की पॉलिसी पर अमल कर पा रहा है, तो अमेरिका ने मुस्लिम वर्ल्ड पर अटैक करके अपनी ताकत का जलवा दिखाने का अच्छा मौका समझा। इस पूरे एपिसोड में तो खैर अमेरिका अपना पसंदीदा नतीजा नहीं हासिल कर पाया, मगर एटलीस्ट ईरान मुश्किलात झेलने के बाद इकोनॉमिकली डाइवर्सिफाइड एक मजबूत और ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। अलबत्ता सऊदी अरबिया कमज़ोर से कमज़ोर तर होता गया। आज सऊदी अरबिया एक छोटी सी झड़प नहीं जीत सकता। उसकी फ़ौज में ज़्यादातर फ़ौजी सिर्फ पैसे के लालच में आए और ज़्यादातर नौसिखिए हैं। गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए लोगों को फ़ौज ही में भर्ती कर लिया। अरब ममालिक ने किसी मजबूत पेड़ के सहारे चढ़ने वाली बेल की तरह अपनी तरक्की की पॉलिसी अपनाई, ना कि खुद अपनी मजबूत जड़ और तना और शाखें बनाने वाली पॉलिसी। मिलिट्री एक्सपर्ट्स की रिसर्च तहकीक ने यह पाया है कि आलम इस्लाम में सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज मजबूत है, कॉम्पिटेंट है, जो किसी सीरियस जंग का मुकाबला कर सकती है। बाकी सब बहुत कमतर रैंक की हैं। एनीवे, हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए, सॉरी। इस रिसेंसी इफेक्ट की गलती खुद हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। इस्लाम और मुसलमानों ने इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर, तहजीब, आर्ट, आर्किटेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रीडम स्ट्रगल, जंग आज़ादी वगैरह में बहुत गहरा कंट्रीब्यूशन दिया है। मगर रिसेंट तख्लीक़ पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से बहुत सारे हिंदू ग्रुप इस्लाम को दुश्मन समझते हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस्लाम एक नेमत है। आज हिंदुस्तान में जो फ़ायदे हिंदुओं को अभी 150 साल में मिल रहे हैं, मसलन सती प्रथा से आज़ादी, या डेमोक्रेसी जो फ़ायदे पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मसलन ज़ात पात छुआछूत से आज़ादी, औरतों को तलाक लेने का हक, औरतों को विरासत में हिस्सा, बेटियों की पैदाइश की पसंदीदगी वगैरह, इन सारे फ़वाइद को इस्लाम ने हज़ारों साल पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मौजूद मुसलमानों के हिंदू आबा अजदाद को दे दिया था। और दूसरे फ़वाइद, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से निजात, अपने हाथों बनाए गए खुदाओं के आगे झुकने से निजात, जानवरों और पेड़ पौधों से बरतरी, शराब, जुए से निजात वगैरह हज़ारों साल पहले ही हमारे आबा अजदाद को मिल गए थे। साहूकारों, सूद के बुरे नताइज से छुटकारा वगैरह मुसलमानों को हज़ारों साल पहले मिल गया। जिन प्रैक्टिसेस को इनके लीडर और स्कॉलर्स अभी 150 साल पहले बेहतर समझना शुरू किए, इस्लाम ने उनकी तालीम और उन पर अमल करना हज़ारों साल पहले शुरू कर दिया था। पर्सनल हाइजीन, तहारत से लेकर इंटेलेक्चुअल हाइजीन, तर्ज फ़िक्र की तहारत, जाहिलाना तहव्वुमात, खुराफात, सुपरस्टिशंस से निजात इस्लाम ने हज़ारों साल पहले शुरू कर दिया था। ये लोग आज समझ पाए कि काले और गोरों, बेटे और बेटियों में कोई कमतर या बरतर नहीं है। इस्लाम ने हज़ारों साल पहले शादी को, मैरिज को प्रोप्राइटरी से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में तब्दील कर दिया वगैरह वगैरह। इस अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स की वजह से होने वाली गलतियों और नुकसानात से ख़ुद को बचाने के लिए हमेशा ये बात ज़हन में रखें
कि किसी बात, किसी ओपिनियन, फैसले, किसी इंतखाब के लिए जो मालूमात, जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में है वही पूरा या रिलेवेंट नहीं है, मुताल्लिका नहीं है, बल्कि और भी डेटा, मालूमात मौजूद हैं। इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचने, किसी फैसले को लेने से पहले उन सारे सबूतों, मालूमातों पर भी नज़र डालना ज़रूरी समझे। सिर्फ याददाश्त के भरोसे ही किसी नतीजे पर न पहुंचाएं। अफेक्ट हेउरिस्टिक्स एक बायस जहनी झुकाव जिसे अफेक्ट हेउरिस्टिक्स कहा जाता है वो ये है कि लोग अपनी पसंद या नापसंद, मोहब्बत, नफरत, अपने एहसासात की बुनियाद पर किसी चीज़ के बारे में राय बनाते हैं, फैसला लेते हैं, ना कि सबूतों, दलीलों, डेटा और स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर। मसलन हम अगर किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो उसके नुकसानात को एग्जेजरेट करते हैं, मुबालगा आराई करते हैं और उसके फ़वाइद को नज़रअंदाज करते हैं, ये ज़्यादा वज़न नहीं देते। अगर किसी लीडर, आलिम, स्पीकर को पसंद करते हैं तो उसके दलाइल को बहुत कॉम्पिलिंग, बहुत मजबूत पाते हैं, और जिसको नापसंद करते हैं उसके दलाइल को कमज़ोर समझते हैं या बिल्कुल कोई कंसिडरेशन नहीं देते, काबिल गौर ही नहीं समझते। हम किसी चीज़ जिसको पसंद करते हैं उसके ख़तरात को, उसकी कॉस्ट, कीमत को कम समझते हैं और उसके फ़वाइद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। या इसका उल्टा, अगर किसी चीज़ को नापसंद करते हैं तो उसके ख़तरात, उसकी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और उसके फ़वाइद को घटा कर पेश करते हैं, उसको कमतर समझते हैं। जो लोग दूसरे मुल्कों को लेकर हॉकिश होते हैं वो दूसरे मुल्कों को कमज़ोर समझते हैं और जंग शुरू करते हैं तो इस ख्याल में होते हैं कि दूसरे मुल्क वाले बड़ी आसानी से उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक झुक जाएंगे। यूरोप में बहुत सी सेकुलर गवर्नमेंट मजहब को पसंद नहीं करती और मजहब की प्रैक्टिसेस को पसंद नहीं करती। खतना, जिसके मेडिकल फ़वाइद के सबूत मौजूद हैं, मगर चूंकि ये एक मजहबी रस्म है इसलिए इसको बहुत सी गवर्नमेंट बैन करने की कोशिश कर रही थी। चूंकि खतना यहूदियों में भी पाया जाता है इसलिए यूरोप में मुस्लिम और जूज ने मिलकर उसका एहतजाज किया, तब जाकर वो गवर्नमेंट ठंडी पड़ी। इसके बरखिलाफ टैटू, पियर्सिंग वगैरह के नुकसानात को गवर्नमेंट को मालूम है, मगर चूंकि ये एक्टिविटी उनकी लाइफस्टाइल के से कंपैटिबल, हम आहंग है, इसलिए वो इसको सही समझते हैं और इसको रोकने, बैन करने की कोशिश नहीं करते। अफेक्ट हेउरिस्टिक्स से होने वाली गलती और नुकसानात से बचने के लिए हमेशा ये सवाल पूछें कि मैं जो राय दे रहा हूँ कहीं उसकी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हूँ। अगर जवाब हाँ में है तो उम्मीद है कि उसके फ़वाइद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है और उसके नुकसान को ज़्यादा अहम नहीं समझा है। एक बार फिर अपनी राय पर नज़रसानी कर लें और अगर किसी चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं तो ये पूछ लें कि क्या मैं उस चीज़ से नफ़रत तो नहीं करता, नापसंदीदा तो नहीं समझता। अगर जवाब हाँ में है तो उम्मीद है कि आपने उस चीज़ या पॉलिसी या प्रैक्टिस के नुकसानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है और उसके फ़वाइद को नज़रअंदाज करने की कोशिश की है। एक बार फिर अपनी राय पर नज़रसानी कर लें। जिंदगी में हम एक काम ये करते हैं कि चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं और पैटर्न्स पहचानते हैं। उसका आम उसूल, रूल ऑफ थंब है लाइक गोज विथ लाइक, यानी मिलती जुलती चीज़ें एक साथ जाती हैं। यानी एक कैटेगरी की चीज़ें आपस में कमोपेश मिलती जुलती हैं या किसी चीज़ का इफेक्ट उसके कॉज से मिलता जुलता है। इस उसूल, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। मसलन हम मुस्लिम ये उम्मीद करते हैं कि जो मौलवी और आलिम है उसकी दाढ़ी भी होनी चाहिए, या बच्चे छोटे और कमज़ोर होते हैं तो इससे हम ये भी समझते हैं कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए घूंसा मारता है तो उसका इफेक्ट, असर भी हल्का होगा। आम हालात में ये ह्यूरिस्टिक थोड़ा बहुत काबिले एतमाद भले हो, मगर अक्सर ये काबिले एतमाद नहीं। एक छोटा सा इबोला वायरस एक बहुत बड़ी वबा, एपिडेमिक फैला सकता है। या सूद पर पैसा देना और प्रॉफिट, मुनाफा पर कोई सामान बेचना देखने में एक ही कैटेगरी का काम है, मगर दोनों में फ़ायदा मंद और नुकसानदा, हलाल और हराम का फ़र्क हो सकता है।
एक इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर सकता है और दूसरा प्रोग्रेस दे सकता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स का असर हम अपनी आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अखरोट खाना दिमाग के लिए मुफीद है क्योंकि इसकी शक्ल दिमाग से मिलती जुलती है, या बादाम खाना आँख के लिए मुफीद है क्योंकि ये आँख के शेप जैसा है। ये कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं है। अखरोट या बादाम तो खैर मेवा हैं, फ़ायदेमंद ही हैं, इसलिए उनका खाना किसी नुकसान का बायस नहीं बनता। मगर चमगादड़ रात में उड़ती फिरती है तो उससे बहुत पहले चाइना में लोगों ने ये समझा कि चमगादड़ की आंख बहुत तेज होती है, तो वो आंख के मरीजों को चमगादड़ का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया करते थे। दूसरे इस ह्यूरिस्टिक्स के हिसाब से तो हमें ये ख्याल तक ना आता कि कैरट गाजर आंखों के लिए मुफीद हो सकती है, क्योंकि आंख और कैरट का आपस में दूर दूर तक कोई वास्ता नजर नहीं आता। इस ह्यूरिस्टिक्स की एक कमी ये भी होती है कि इसकी वजह से हम किसी सबूत की क्वालिटी की ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मसलन अगर किसी को ये बताया जाए कि ज़ैद को अरबी ज़बान और हदीस और फ़िक़्ह का इल्म नहीं है, मगर ये इंफॉर्मेशन काबिल एतमाद नहीं है। अब उससे पूछा जाए कि क्या ज़ैद कुरान का मुफस्सिर हो सकता है, तो उसका जवाब ज़्यादा उम्मीद ये है कि नहीं में होगा, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि ज़ैद को अरबी ज़बान और हदीस और फ़िक़्ह का इल्म नहीं है, मगर इसके साथ ये भी बताया गया था कि ये इन्फॉर्मेशन काबिल एतमाद नहीं है। मगर उसके सिस्टम 1 ने इस खबर को ऐसे प्रोसेस कर लिया कि ये खबर सच है। चूँकि अरबी ज़बान और हदीस और फ़िक़्ह वगैरह का आलिम ना होना और कुरान का मुफस्सिर होना दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इसलिए सिस्टम 1 ने इसको अलग अलग ही रखा और दूसरे जुमले की ये बात काबिल एतमाद नहीं है को नज़रअंदाज कर दिया। इस ह्यूरिस्टिक्स झुकाव को आप खुद ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी आलिम को दीन पर तकरीर करते या कुरान की तफसीर करते हुए देखें और अगर उसकी दाढ़ी ना हो तो उम्मीद है कि आपके अंदर तरद्दुद पैदा होगा, डाउट पैदा होगा कि ये वाकई आलिम है भी कि नहीं। हालांकि अक़लन इल्म हासिल करने के लिए ज़ाहिरी शक्ल, कपड़े वगैरह ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास वो ना हो वो इल्म हासिल नहीं कर सकता है, आलिम नहीं हो सकता। अगर दाढ़ी रखना फ़र्ज़ भी होता तब भी सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ये अपने किसी इल्म पर ख़ुद अमल नहीं कर रहा है, जैसा कि हम सब कहीं ना कहीं करते हैं, मगर ये कमी उसके इल्म हासिल करने में रुकावट नहीं बन सकती। आप सिगरेट पीते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कारी बासित की तस्वीर देखी तो मेरे अंदर उनकी क़रात को लेकर डाउट पैदा हुआ था, क्योंकि मैंने बचपन से हाफिज कारियों को दाढ़ी वाला ही देखा था और उनको इसी कैटेगरी में रखता था। प्राइमिंग हमारे जज्बात, ख्यालात, रवैये या आमाल को एक तरकीब जिसे प्राइमिंग का नाम दिया जाता है से बदला जा सकता है, उस पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। किसी असल इवेंट, काम, अमल से फ़ौरन पहले किसी दूसरे काम के करने या करवाने से असल इवेंट, काम, अमल के नताइज पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। डैनियल कानमैन ने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में 2 मिसालों का जिक्र किया है। मसलन अगर किसी ने हाल ही में लफ्ज़ ईट देखा या सुना है तो उसको अगर ये लफ्ज़ मुकम्मल करने को कहा जाए तो वो ज़्यादा उम्मीद ये है कि वो उसको सूप लफ्ज़ बनाएगा। मगर अगर किसी ने हाल ही में लफ्ज़ वॉश देखा या सुना है तो वो उसी लफ्ज़ को सोप लिखेगा। लफ्ज़ ईट ने उसे सूप लफ्ज़ के लिए प्राइम कर दिया और लफ्ज़ वॉश ने उसे लफ्ज़ सोप के लिए प्राइम कर दिया। एक दूसरी मिसाल में साइकोलॉजिस्ट ने स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को कुछ लफ्ज़ देकर उनका जुमला बनाना, जुमलों में इस्तेमाल करने को कहा। उनमें एक ग्रुप को ऐसे अल्फाज दिए गए थे जो बुढ़ापे की याद दिलाने वाले थे, मसलन झुर्रियाँ, ग्रे, सफ़ेद बाल वगैरह। इस टेस्ट के फ़ौरन बाद उन स्टूडेंट्स को एक दूसरी बिल्डिंग में दूसरे टेस्ट के लिए भेजा गया। तो जिन स्टूडेंट्स ने बुढ़ापे को याद दिलाने वाले अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल किया था उनकी चाल बाकी दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले में बहुत धीरी थी।
बुढ़ापे के अल्फाज ने उन्हें बूढ़ों की तरह अमल करने के लिए प्राइम कर दिया था। किसी काम से पहले हमारे जहन पर जो ख्याल छाया रहता है उसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उसके नतायज हमारे काम पर असरअंदाज होते हैं। अगर किसी ने जंग फतह की है और दुश्मन के टेरिटरी इलाके में दाखिल हो रहा है तो ये वक्त बहुत अहम होता है। अपने ताकतवर होने के घमंड जीत के नशे में अक्सर वो हथियार डाले हुए सरेंडर या बचे कुचे कमज़ोर सिटीजन्स की कत्ल, गारतगरी और लूटमार पर उतर आते हैं। अगर ताकतवर होने का ख्याल और जीत के घमंड की जगह किसी दूसरे ख्याल को लाकर विनर्स फातेह को प्राइम कर दिया जाए तो उसके नताज दूसरे निकलेंगे। कभी सीरत का मुताला करिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि फतह मक्का के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कैसे दाखिल हुए। मैं बता देता मगर आप खुद पढ़ लें, ये पढ़ने की चीज़ है। अच्छा, इसके उल्टे नतायज भी हासिल किए जा सकते हैं। मसलन आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और बहुत नर्वस हैं, डरे हुए हैं, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आप इंटरव्यू से फ़ौरन पहले कहीं अकेले में मसलन वॉशरूम में 4-5 मिनट भी खूब सीना तान कर खड़े होने की प्रैक्टिस कर लें, या इंटरव्यू का वेट करते हुए कुर्सी पर बैठे हों तो थोड़ी देर बादशाहों की तरह बैठें। इससे आपको रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस, मतलूबा कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप अकेले हों। आजकल ऑफिस बिल्डिंग्स में कैमरा लगा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंटरव्यूअर आपको देख रहा हो और आपके बारे में कुछ अजीब ख्याल करे। प्राइमिंग को देखने के लिए हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दे सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी और ख्वाहिश ये होती है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स को आराम पहुंचाएं, उन्हें सुख दें। मगर जब हम गुस्से में होते हैं, हमारे जहन पर गुस्सा छाया हुआ होता है, तो हम ये भूल जाते हैं। गुस्सा छाने के फ़ौरन बाद हम उन्हीं लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। गुस्से ने हमें फैमिली, दोस्त को दुश्मन की तरह ट्रीट करने के लिए प्राइम कर दिया। जो इंसान किसी शख्स या नज़रिए या तरीके ज़िंदगी के बारे में कमी पाने, गलती निकालने के लिए प्राइम्ड होता है, वो सिर्फ कमी और गलती ही देखता है, चाहे वो गलती ना हो तब भी। प्राइमिंग एक अंदरूनी खासियत है, इसलिए इसका इल्म रखें और सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसके गलत इस्तेमाल से होशियार रहें। एंकरिंग प्राइमिंग से मिलती जुलती एक कॉग्निटिव बायस जहनी रुझान है जिसे एंकरिंग ट्रैप कहा जाता है। एंकरिंग लंगर एक डिवाइस है जिसे किसी जहाज को एक जगह रोके रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हवा या पानी की धारा के साथ जहाज किसी दूसरी जगह न चला जाए। एंकर लंगर लगने के बाद जहाज जहां होता है उसी के आगे पीछे थोड़ा बहुत हिलता जुलता रहता है। जब हम अपने किसी फैसले पर पहुंचने के लिए किसी दिए गए आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट, रैंडम रेफरेंस पॉइंट किसी एंकर में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं तो उसे एंकरिंग ट्रैप कहा जाता है। इस ट्रैप की वजह से हमें कोई अपनी मर्जी, पसंद या फायदे का रेफरेंस पॉइंट पहले देकर हमारे फैसलों, जजमेंट्स पर असरअंदाज हो सकता है। मसलन किसी नेगोशिएशन, मुज़ाकरात में दूसरी पार्टी ने किसी चीज़ की एक कीमत बता दी तो अब चांस ये है कि हम उसी बताई गई कीमत के इर्द गिर्द किसी कीमत पर मुत्तफिक हो जाएंगे। मसलन आप खड़े हों और कोई गाड़ी से आपका एक्सीडेंट कर दे और आपकी दोनों टांगें ज़ाय हो जाएं। अब इस नुकसान का क्या हर्जाना होना चाहिए ये आप नहीं जानते, मगर अगर दूसरी पार्टी का वकील चालाक है और वो कोई अपनी पसंद की ख़ास रकम पे करना चाहता है तो वो खुद ही कोई अपनी पसंद की रकम पहले पेश कर देगा। अब आप एंकरिंग ट्रैप में आ गए। अब आप उस रैंडम बताई गई रकम के आसपास की किसी रकम पर सेटलमेंट कर लेंगे, हालांकि आपको ये पता ही नहीं था कि आपका टांग की वजह से कितना नुकसान हुआ है। इस तरकीब का इस्तेमाल बिजनेस नेगोशिएशंस, मुज़ाकरात में अक्सर होता है। हम खुद भी अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन, मुस्तकबिल की पेशनगोई कर रहे होते हैं तो पास्ट, माजी के ट्रेंड्स का हमारे फैसलों पर गहरा असर होता है। तजर्बाकार सैवी नेगोशिएटर्स इस तरकीब से डील अपने हक में क्लोज करवा लेते हैं।
शुरुआती एस्टिमेट, इम्प्रेशन या डाटा मालूमात बाद के मराहिल में लिए जाने वाले फैसलों के लिए एंकर का काम करता है, जैसे जहाज को एंकर थाम लेता है। इस बायस पर रिसर्च करने वालों ने पाया कि मसलन अगर किसी से पूछा जाए कि क्या तुर्की की पॉपुलेशन 35 मिलियन से ज़्यादा है, और फिर पूछा जाए कि अच्छा आपके हिसाब से तुर्की की क्या पॉपुलेशन होगी, और फिर यही सवाल किसी दूसरे से पूछा जाए कि क्या तुर्की की पॉपुलेशन 100 मिलियन है, और फिर पूछा जाए कि अच्छा आपके हिसाब से तुर्की की क्या पॉपुलेशन है। पहले ग्रुप जिसको सवाल में 35 मिलियन का फिगर दिया गया था, उनका जवाब हमेशा दूसरे ग्रुप जिसमें सवाल में 100 मिलियन का फिगर दिया गया था से बहुत कम रहता था। जिनको सवाल में 100 मिलियन का फिगर पूछा गया था, उनका जवाब हमेशा पहले वाले ग्रुप से कई मिलियन ज़्यादा रहता था। पहले ग्रुप के लोग जब तुर्की की पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते थे तो वो नादानस्तगी में अनकॉन्शियसली उनका दिमाग इसी 35 मिलियन के गिर्द घूमता था, और दूसरे ग्रुप का दिमाग 100 मिलियन के पास घूमता था। एंकरिंग ट्रैप का इस्तेमाल मार्केटिंग वाले रैशनिंग की तरकीब से करते हैं। वो किसी सामान की सेल में राशनिंग लगा देंगे कि एक कस्टमर सिर्फ कुछ खास क्वांटिटी ही खरीद सकता है, जिससे कस्टमर को ये महसूस होता है कि सामान बहुत तेज़ी से बिक रहा है और वो जल्दी से खुद भी खरीद लेता है। इस तरकीब से असलन मार्केटिंग वाले ज़्यादा सामान बेच लेते हैं। हालांकि अगर सोचा जाए तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसका सामान लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। वो क्यों अपने कस्टमर से कहेगी कि नहीं, तुम सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही खरीद सकते हो। कोई चीज़ लिमिटेड हो तो उसकी राशनिंग की बात समझ में भी आती है। कंपनी तो अपना प्रोडक्ट जैसे जैसे सेल हो रही हो वैसे वैसे प्रोडक्शन कर सकती है। ज़्यादा बिके तो ज़्यादा प्रोडक्शन, जिससे कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट, जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी। कोई अहम फैसला लेने से पहले एक बार इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि कहीं मेरे फैसलों को कोई एंकर तो नहीं कर रहा है। मशवरा, सजेशन भी एंकर का काम करते हैं, इनसे भी वाकिफ़ रहें। इस बात का ख़ास ख्याल रखें, चेक कर लें कि क्या वो मशवरा वाकई आपके लिए मुफीद है। किसी ने जहन में कोई बात डाल दी तो अब जहन उसी बात के इर्द गिर्द कोई फैसला ले लेता है। फ्रेमिंग एक कॉन्टेक्स्ट वाइज साको सबाक की बाइस है, जिसमें किसी इंफॉर्मेशन, मालूमात, किसी प्रॉब्लम को कैसे पेश किया जाए के तरीके से हमारे ख्यालात हमारे फैसलों पर असरअंदाज हुआ जा सकता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ इल्म रखते हैं तो उस इल्म की बुनियाद पर अपने किसी बात को ख़ास ढंग से पेश करके उसके फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं। मसलन इंसानों में ये रुझान पाया जाता है कि वो नुकसान न उठाने को फ़ायदा हासिल करने पर तरजीह देते हैं। पीपल वैल्यू अवॉइडिंग लॉसेस ओवर एक्वायरिंग गेन्स। और ये रुझान इतना शदीद है कि अगर एक ही चॉइस को नुकसान के नुक्ते नज़र टर्म में पेश करें और उसी को फ़ायदे के टर्म में पेश करें तो उसके एहसासात अलग अलग होंगे, हालांकि चॉइसेस सेम है। मसलन अगर किसी को कहा जाए कि किसी ऑपरेशन में 10% मरने के चांस हैं तो मरीज ऑपरेशन करवाने में हिचकिचाता है, और इसी बात को कहा जाए कि ऑपरेशन कामयाब होने के 90% चांस है तो ये हिचकिचाहट कम होगी। फ्रेमिंग की एक मिसाल देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी है। इस गारंटी के तहत मुस्लिम अपना पर्सनल लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी जो चीज़ें वाकई इस्लामी शरीयत हैं उनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की भी गारंटी है। अब जो लोग इस्लाम को नापसंद करते हैं वो इस्लाम में मर्द औरत के अलग अलग डिफरेंट रोल्स को अदम मुसावात, इम्तियाजी सलूक या इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन का नाम देकर इस्लामी शरीयत को ख़त्म करने के लिए अपना आर्गूमेंट ऐसे फ्रेम करते हैं। क्या मजहबी पर्सनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के कवानीन मसलन गारंटी ऑफ इक्वालिटी को ट्रम्प आउटरैंक कर सकते हैं? इस फ्रेमिंग से लोग फौरन भड़क जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कौन आउटरैंक कर सकता है।
चूँकि इस फ्रेमिंग में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी को नहीं हाईलाइट किया गया, तो लोग इस बात को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मजहबी पर्सनल लॉ ख़त्म किए जाए। हालांकि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बरतरी के लिए ये लोग ये बात कह रहे हैं, उसी में रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी की गारंटी दी गई है। मजहब के किसी पर्सनल लॉ को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब ये साबित हो कि कोई प्रैक्टिस उस मजहब का हिस्सा ही नहीं है। मसलन इस्लाम में बच्चियों का खतना, या इस मजहब की मेजॉरिटी उलमा किसी प्रैक्टिस को खुद ही ख़त्म करना चाहती हैं अगर उनको मालूम हो कि कोई इंटरप्रिटेशन में गलती थी। अगर किसी को मजहब की किसी प्रैक्टिस से एतराज़ है तो वो उस प्रैक्टिस को या मजहब तो छोड़ सकता है, मगर मजहब को कानूनन बदल नहीं सकता। फ्रेमिंग की एक दिलचस्प मिसाल साइंटिफिक वर्ल्ड में देखने को मिलती है। उमूमन हम या आप किसी चीज़ को देखने, अच्छी तरह समझने के बाद खुद बनाते हैं तो उसे कॉपी करना कहा जाता है। मसलन आपने आईफोन या F-16 जेट या न्यूक्लियर फार्मूला पाने, देखने और समझने के बाद खुद बना लिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नकलची, कॉपीकैट का खिताब मिलता है। मगर जब साइंटिस्ट नेचर के किसी फिनोमेनन को उसूल जवाबी देखने समझने के बाद खुद कॉपी करके बनाते हैं तो उसको कहते हैं प्लेइंग गॉड, और साइंटिस्ट बड़ी आसूदा मुस्कुराहट देते हैं। और बहुत से मजहबी लोग भी नाराज़ या बौखला कर पूछते हैं कि आर यू प्लेइंग गॉड, हालांकि ये सिर्फ कॉपी कैट है। बेशक इंटेलिजेंट है मगर है ये नकल ही। जिंदगी की मिसाल देख लें, ये कुदरती तरीका में मर्द औरत के इख्तलात के एक सिंगल सेल के मिलने और वूम्ब के अंदर पलने से वजूद में आती है। अब इस प्रोसेस को वूम्ब की जगह लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में कोई कर ले, प्रोसेस वही है, बस दूसरी जगह। जैसे फूल खेत में उगाएं या घर में एक गुलदान। प्लेइंग चाइना को प्लेइंग गॉड कहकर पेश किया जाता है और बड़ाई तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। फ्रेमिंग के जरिए से नया एंकर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और फ्रेमिंग के जरिए से किसी शख्स या कौम को किसी बात के लिए प्राइम तैयार भी किया जा सकता है, इसलिए इसका इल्म रखें। फ्रेम ज़ाविया नज़र, पर्सपेक्टिव का सेट है, नुक्ता नज़र है। किसी प्रॉब्लम को हम किस ज़ाविये, पर्सपेक्टिव या नुक्ता नज़र या पहलू से देखते हैं उसका हमारे फैसलों पर गहरा असर पड़ता है। अगर गलत पर्सपेक्टिव, गलत पहलू या नुक्ता नज़र से किसी प्रॉब्लम को देखा जाए तो उसका काफ़ी नुकसान और वक्त की बर्बादी होती है। इसलिए दूसरे पहलुओं, पर्सपेक्टिव्स पर भी नज़र रखें। इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं। मसलन आपने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और उसको बहुत से लोगों ने ख़रीदा और इस्तेमाल शुरू किया, मगर इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से मुताल्लिक बहुत सारे कस्टमर्स फ़ोन करते हैं, जिसकी वजह से लाइन बहुत बिजी रहती है और कस्टमर्स को फ़ोन पर इंतज़ार करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखें कि फ़ोन पर बहुत भीड़ रहती है इसलिए फ़ोन लाइन बढ़ाए जाएं, या किसी गरीब चीप लेबर वाले मुल्क मसलन बांग्लादेश में कॉल सेंटर खोला जाए तो कस्टमर की ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। या इसी प्रॉब्लम को दूसरे पर्सपेक्टिव, दूसरे पहलू से देखें कि कस्टमर इतना फ़ोन क्यों करते हैं। क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना कठिन है? क्या इसकी एक गाइड बनाकर वेबसाइट पर पोस्ट की जा सकती है, या सॉफ्टवेयर में ही हेल्प की फैसिलिटी, सहूलत दी जा सकती है वगैरह, जो कि कस्टमर के फ़ोन करने की ज़रूरत को कम कर दे या ख़त्म कर दे। ये पहलू हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को बेहतर और कम खर्च में हल कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।